अब हम ये देखेंगे कि ISLM मॉडल में कि जब केवल हम राजकोषीय नीति में परिवर्तन करते हैं तो अर्थव्यवस्था पर क्या असर इसका दिखाई देता है, ब्याज दरों और आय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब हम प्योर कीन्सियन रेंज में जाएंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रारंभिक संतुलन ए बिंदु पर है, और जब राजकोषीय नीति के तहत सरकार एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो IS कर्व हमारा दाईं तरफ शिफ्ट होकर IS1 हो जाता है, और हम देखते हैं अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में क्या हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन आय का जो स्तर है वो Y1 से बढ़ के Y2 हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कीन्सियन रेंज के अंतर्गत जो है आपकी जो राजकोषीय नीति है वो पूरी तरह से प्रभावित है। अब हम इंटरमीडिएट रेंज की तरफ बढ़ेंगे। इंटरमीडिएट रेंज में जो इक्विलिब्रियम है वो C पॉइंट पे है, और अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो IS कर्व दाईं तरफ शिफ्ट होकर IS3 हो जाता है, और आप देखेंगे अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, और ब्याज दर बढ़ने के पश्चात क्या होगा, अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे आय में भी परिवर्तन होगा। यानी कि यहाँ पे राजकोषीय नीति थोड़ा इफेक्टिव है। यहाँ ब्याज दर बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था में क्या हो जाता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब जब ब्याज दरें इकॉनमी में ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो निजी क्षेत्र के लिए निवेश करने के लिए कम रुपए बचते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप आय में उतनी वृद्धि नहीं हो पाती है जितना एक्सपेक्टेड होता है। अब हम क्लासिकल रेंज की तरफ बढ़ेंगे, E से लेके LM के बीच में। यहाँ पे हम देखते हैं प्रारंभिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे E पॉइंट पे है, जहाँ हमारी इनकम Y5 और इंटरेस्ट रेट हमारा I5 है, और अगर अब यहाँ पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो हमारा IS कर्व दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये IS5 हो जाएगा, और ये अब बिंदु पर L को काटेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि राजकोषीय नीति में परिवर्तन होने पर क्या हो रहा है, आय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि अर्थव्यवस्था में केवल ब्याज दरें बढ़ रही हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्लासिकल रेंज के अंतर्गत राजकोषीय नीति इनइफेक्टिव है, और इंटरमीडिएट रेंज के बीच में लेस इफेक्टिव है, और यहाँ पे कीन्सियन रेंज के अंदर जो है यहाँ पे पूरी तरह से इफेक्टिव है। ठीक है।